नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बिटेसर यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी की जो दो अलग-अलग तरह की वैकेंसी है। वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट की अलग से है और जनरल सर्विस की अलग से है। कौन सी पोस्ट इसमें अच्छी है, क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, प्रमोशन वगैरह दोनों में कैसा रहता है, ये सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी की जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप विजिट कर देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो नोटिफिकेशन में, असिस्टेंट टीएल एंड एसी जनरल सर्विस और फिर प्रोडक्शन यूनिट, मेडिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग है और उनकी पोस्ट भी अलग अलग आई है। तो इसी पर हम आज टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो चाक्षु पब्लिकेशन आपके लिए कुछ खास बुक्स लेके आया है, जिसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बुक है। इस बुक में आपको सबसे पहले चैप्टर मिल जाता है, चैप्टर को पूरे डिटेल से बताया गया। जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो फिर आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं और पीवाईक्यू कंप्लीट करते ही आपको उत्तर जो दिया है वो व्याख्या सहित दिया हुआ है। क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1, सेकंड, थर्ड पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और इसके कंटेंट की क्वालिटी और पेपर की क्वालिटी बुक्स के दोनों ही काफी अच्छी है। मैंने इस बुक को मंगवा भी रखी है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। यह बुक मैंने मंगवा रखी है, कॉम्बो पैक जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। कॉम्बो पैक की कंप्लीट मैंने मंगवाया है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जिसमें 2 आपके प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी रहते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, हम सभी मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्टिंग प्लेस, प्रमोशन, सैलरी स्लिप, सैलरी लीव और स्टडी टाइम और पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देना है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड से, जो कि वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट है। वहां के लिए आपको C1 मेडिकल चाहिए। C1 में क्या होता है, आपका 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, और फिजिकली आप फिट होने चाहिए। दूसरे में यदि आप जनरल सर्विस में जाते हो तो जनरल सर्विस में क्या रहता है कि B1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। B1 में 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, पर जो आपके ग्लासेस लगे हैं वो 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ही नियर विजन में आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और इसके साथ आपका कलर ब्राइटनेस टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट होगा। ये सभी विजन टेस्ट होंगे। यानी कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन है वो इसके लिए जनरल सर्विस वाले के लिए एलिजिबल नहीं है, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए एलिजिबल है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड हमने जान लिया। अब पोस्टिंग प्लेस की बात करते हैं। तो जो वर्कशॉप में होते हैं उनकी वर्कशॉप में ही पोस्टिंग होगी, और मोस्टली जनरली हम बात करें तो 2 ही शिफ्ट काम करती है वहाँ, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। कभी किसी किसी में 3 शिफ्ट भी चलती है, पर जनरली बात करें तो 2 शिफ्ट ही रहती है। वहीं जनरल सर्विस में बात करें तो आपके स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म पे भी ड्यूटी लग सकती है, वॉशिंग लाइन और यार्ड में भी ड्यूटी रह सकती है, और सिक लाइन में भी ड्यूटी रह सकती है। तो यदि स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे रहती है तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। वॉशिंग लाइन यार्ड में मोस्टली 2 शिफ्ट में काम होता है, और सिक लाइन में जनरल ड्यूटी रहती है जनरल शिफ्ट में। कहीं कहीं आपको शिफ्ट में भी लगाया जा सकता है, सिक लाइन में भी, मगर मोस्टली जनरल शिफ्ट में कार्य रहता है। तो ये दोनों हमने पोस्टिंग प्लेस और उनकी ड्यूटी टाइमिंग वगैरह जान ली। अभी जॉब प्रोफाइल बताता हूँ आपको अलग से। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि वर्कशॉप में आपकी जो भी नया वेगन तैयार होता है तो उसमें जो फिटिंग होते हैं, स्विच वगैरह फिटिंग हो गया, एसी फिटिंग हो गया। टीएल और एसी अलग अलग कार्य होते हैं। टीएल होता है ट्रेन लाइट, और एसी होता है हमारा जो एसी का वर्क होता है वो। तो उनकी फिटिंग का कार्य हो गया। उनके जो भी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए आते हैं, एक फिक्स वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी के बाद जो वेगन वापस आता है तो उसको वापस से रिप्लेस करना, उसकी पूरी तरह से तैयार करना, उसकी वायरिंग हो गई, ये इस तरह के कार्य देखे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का जो भी वर्क रहता है वो वर्कशॉप में करवाया जाता है। फिर आता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में मैंने बताया आपकी प्लेटफॉर्म पे भी ड्यूटी रह सकती है। प्लेटफॉर्म में क्या होता है ड्यूटी में, जब आप ट्रेन बनकर स्टार्ट होती है जिस टर्मिनेट स्टेशन से स्टार्टिंग में, तो उसमें सभी जो कनेक्टिंग पॉइंट वगैरह रहते हैं, जो एक कोच से दूसरे कोच में सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसको कनेक्ट करना, इस तरह के कार्य रहते हैं। और सभी स्विच वगैरह देखना कि सभी प्रॉपर्ली वर्किंग है। असिस्टेंट का कार्य रहता है, आपके साथ टेक्नीशियन स्टाफ रहता है। टेक्नीशियन स्टाफ ही टेक्निकल प्रॉब्लम हैंडल करेगा, सिर्फ आपको उसी को असिस्ट करना है। छोटी मोटी जानकारी आपको वो देता रहेगा, और धीरे धीरे आप काम सीखते जाओगे, और जो टेक्नीशियन काम कर रहा है वही आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। फिर आपकी दूसरी रहती है कि एक
ट्रेन में ड्यूटी लगाई जाती है, जनरल सर्विस के अंडर ही आता है। यदि आप वहाँ प्लेटफॉर्म पे ये ड्यूटी कर रहे हो या फिर सिक लाइन में ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी ट्रेन में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जहाँ से ट्रेन बनकर चलती है और लास्ट स्टेशन है वहाँ तक आपकी ट्रेन में ड्यूटी रहती है। उस टाइम भी आपके साथ टेक्नीशियन स्टाफ रहेगा, 3-4 लोगों का स्टाफ रहता है। और वो क्या करता है, जैसे एसी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो गया, कोई किसी में एसी में गड़बड़ी हो गई है वो चेक करना, कोई लाइट वगैरह या फिर कोई फैन वगैरह काम नहीं कर रहा, इस तरह के कार्य रहते हैं। कई बार टीएल और एसी दोनों को साथ में भेजा जाता है, अलग अलग कार्य रहता है, क्योंकि जो ट्रेन में ट्रेन लाइट जो नॉन एसी और एसी दोनों कोच रहते हैं तो दोनों को भी भेजा जाता है। यदि एसी ट्रेन है पूरी तो एसी असिस्टेंट एसी को ही भेजा जाता है। तो वहाँ उसको जो भी इलेक्ट्रिकल का कार्य है उसको साथ साथ में असिस्ट करना होता है टेक्नीशियन को। फिर रहता है एक सिकलाइन। सिकलाइन में क्या होता है, जो पूरा वैगन में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको गाड़ी से हटाकर यानी रेल से हटाकर वहाँ सिकलाइन में भेजा जाता है और वहाँ उसकी पूरी रिपेयर होती है। वहाँ आपको नीचे बैटरी वगैरह सब कंप्लीटली चेक करना होता है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ भी आपको असिस्ट करना होता है। वहाँ भी आपका टेक्नीशियन स्टाफ एमसीएम जेई एसएससी सभी साथ रहते हैं, सिर्फ आपको असिस्ट उनको टूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, कोई साफ सफाई का कार्य हो गया, इस तरह का कार्य रहता है। जैसे मोस्टली जब आप एसी वगैरह लगे रहते हैं, जहाँ सिक लाइन या वॉशिंग लाइन की बात करूँ तो वहाँ आपको छत पर यानी ट्रेन की छत पर जाकर उसकी डस्ट वगैरह साफ करना, इस तरह के कार्य रहते हैं असिस्टेंट के। और यार्ड में भी ऐसा ही होता है कि यार्ड में जब 5 या 10 घंटे का जितना भी ठहराव होता है उसमें नॉर्मली चेकिंग होती है। यार्ड में जो वॉशिंग लाइन या यार्ड में जाकर नॉर्मली चेकिंग होती है कि जो ट्रेन आकर रुकी है और उस 10 घंटे या 5 घंटे बाद आगे वापस से स्टार्ट होनी है तो वहाँ आपको छोटे जो भी उसके सॉकेट वगैरह उसका टेम्परेचर वगैरह इसी का सब कुछ ऐसे चेक करके ओके करके देना होता है। बाकी बाद में प्लेटफॉर्म पर ओके होने के बाद ही ट्रेन रनिंग में जाती है। यदि फिर भी कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है तो वो सिक लाइन में चली जाती है। काम लगभग सेम सा रहता है, बस आपकी जो प्रोफाइल आपकी जहां पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। वर्कशॉप में आपको बता दिया, वहां जब नए वैगन बनते हैं तो वहां आपकी फिटिंग वगैरह का कार्य रहता है। दूसरा जो रिपेयरमेंट के लिए आती है, जो रिप्लेसमेंट या जो गारंटी पीरियड के बाद आती है उनके वगैरह उनको जो एसी वगैरह है उनकी सॉकेट वगैरह उनको चेंज करना, इस तरह के कार्य रहते हैं। और जो वर्कशॉप रहती है वो मोस्टली आपकी अलग से इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप बहुत कम है, बाकी आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप है या वेगन वर्कशॉप रहती है, उनके साथ ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। वहीं आपका जो अदर वर्क हो रहा है वहीं इलेक्ट्रिकल का भी वही कार्य होगा। तो अलग से कोई ऐसे कोई वर्कशॉप बहुत कम है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, बाकी उनके साथ ही मर्ज किया हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वहीं आपका कार्य होने वाला है। पोस्टिंग प्लेस हमने जान लिया कि कहाँ होगा और काम क्या क्या होने वाला है। अभी प्रमोशन देख लेते हैं। प्रमोशन वैसे तो उनमें सेम चलते हैं, मगर जो ओपन लाइन में कार्य करते हैं यानी जनरल सर्विस वाले हैं उनका देखा जाता है कि उनका प्रमोशन एवरेज वर्कशॉप से थोड़ा फास्ट होता है। हेल्पर से जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं तो यहाँ इनको नॉर्मली अदर पोस्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 6 साल लग जाते हैं। बाकी ये आपकी कैटेगरी और जहाँ आपकी पोस्टिंग है इस पर भी डिपेंड रहता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग है, उसमें कितनी सीट आपकी टेक्नीशियन 3rd की वैकेंट है और कौन सी कैटेगरी ओबीसी एसटी की कौन सी सीट वैकेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है। यानी जनरली बात करूँ तो 5 से 6 साल लग जाते हैं। फिर टेक्नीशियन 2 यानी ग्रेड 2 बनने में फिर आपको यहाँ 4 से 5 साल लगने वाले हैं और टेक्नीशियन फर्स्ट यानी 2800 ग्रेड पे पर जाने में भी 5 से 6 साल लग जाते हैं। फिर एमसीएम में जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर 8 से 9 साल भी लग सकते हैं। यह है क्योंकि ऊपर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट लिमिटेड हो जाती है तो वहाँ 4200 तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि आप फिर जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से ही आप जेई बन सकते हो। आप जैसे जीडीसी से वैकेंसी आती है तो जीडीसी से वैकेंसी आती है तो उसमें तो आप ज्वाइनिंग करने के बाद कभी भी जीडीसी का एग्जाम दे सकते हो। यदि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग में है तो आप उसमें डायरेक्ट जेई भी बन सकते हो। बाकी आप एमसीएम बनने के बाद प्रमोटी एलडीसी कोटा से एग्जाम देकर भी जेई बन सकते हो और जेई बनने के बाद एसएससी बन सकते हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 400 पे ग्रेड पर। यहाँ से ऊपर भी आप 5400 पे ग्रेड तक जा सकते हो। रेलवे का पहले 4800 लास्ट था, अब 5400 पे ग्रेड तक रास्ता खुल गया है। 5400 पे ग्रेड तक दोनों मतलब पोस्ट दोनों सेम रहेगी, टीएल एंड एसी वर्कशॉप और ओपन जो जनरल सर्विस की है। मगर इनमें जो बात करूँ वर्कशॉप में भी एवरेज टाइम में जो निकालोगे तो एवरेज दोनों जगह सेम सा निकल कर आता है। वहीं जनरल सर्विस में थोड़ा सा फास्ट प्रमोशन देखा जाता है इसमें, और एक टीए भी अच्छा बन जाता है। जो हम सैलरी में आगे बात करेंगे, जैसे सैलरी की बात करूँ तो एक मिनिमम सैलरी आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, जब 53% डीए चल रहा है, अभी 1 जनवरी से डीए भी इंक्रीज हो जाएगा, जो एरियर मिलेगा
अप्रैल माह में। तो अभी एक सिटी में यदि पोस्टिंग है, एक्स वाई और जेड सिटी क्या होता है, एक्स सिटी जहाँ पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी जहाँ पॉपुलेशन आपकी 5 से 50 लाख के बीच में है, और जेड सिटी जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो है। तो अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है, उस वजह से आपको सैलरी में डिफरेंस आता है। तो 32,252 मिनिमम सैलरी एक्स सिटी में जो इन हैंड मिलने वाली है वो है, और वाई सिटी में बात करूं तो 29,763 मिनिमम सैलरी होगी, और जेड सिटी में 27,963 आज की डेट में मिनिमम सैलरी है। इसमें क्या होता है, जनरल ड्यूटी में यदि आपकी ट्रेन में ड्यूटी रहती है तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, और जो सिक लाइन में है या फिर यार्ड वगैरह में है तो वहाँ एक्स्ट्रा कार्य होता है, तो वहाँ ओवर टाइम भी मिलता है, और नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। इसलिए यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है वॉशिंग लाइन या सिक लाइन पर, और आपको ट्रेन में रोस्टर ड्यूटी में आपको जाना पड़ता है। जितनी लंबी ट्रेन है 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, आने जाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं कुछ ट्रेन के। तो यहाँ अच्छा खासा टीए बन जाता है। तो टीए मानकर चलो कि 7 से 10,000 के बीच में टीए बन जाता है। तो जो भी सैलरी आपको मैंने बताई है उसमें 10,000 ऐड कर चलो यदि आपकी जनरल सर्विस में है। वर्कशॉप में ऐसा नहीं है, वर्कशॉप में आपको ना ओवर टाइम मिलने वाला, ना ही आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने वाला। मिनिमम सैलरी जो आपको मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो ही मिलने वाली है। सैलरी हमने जान ली, उसके बाद लीव की बात करते हैं। तो लीव वर्कशॉप में आपको अच्छी खासी मिल जाती है, एक फिक्स ड्यूटी रहती है, वहां ग्रुप में वर्क होता है, यदि आपको लीव चाहिए तो आसानी से मिल जाती है। वहीं जनरल सर्विस में यदि कोई अदर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो कई बार आपको लीव लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी इनका स्टाफ रहता है, एमसीएम जेई के बाद जो टेक्नीशियन स्टाफ है वो भी रहता है, तो मिल जाती है, मगर वर्कशॉप के कंपेरिजन में थोड़ी कम मिलती है लीव। बाकी जो लीव रहती है 15 एलएपी 10 मेडिकल लीव, जो ये तो सभी को मिलती है हर 6 महीने बाद। पर जो लीव लेने का तरीका है वो वर्कशॉप में मतलब आसानी से लीव मिल जाती है। अभी फर्दर स्टडी की बात करें तो वर्कशॉप में के लिए फर्दर स्टडी यदि आप करना चाहते हो, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वर्कशॉप सबसे बेस्ट रहेगा। प्रमोशन कम है, सैलरी कम है, मगर इसमें आपको स्टडी के लिए टाइम अच्छा मिल जाता है, क्योंकि एक जनरल शिफ्ट रहती है, वहाँ जनरली आपको 3 से 4 घंटे डेली वर्क रहता है। उसके बाद आप अपना पूरा स्टडी में ध्यान दे सकते हो। कोई इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह बहुत कम चांस है कि नाइट ड्यूटी वगैरह रहती है। जनरली 70 से 80% स्टाफ डे में ही वर्क करता है। वहीं जनरल सर्विस वाले जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पे ड्यूटी है तो आपको शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, ट्रेन में भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का अलग अलग कार्य थोड़े चैलेंजिंग मिलते रहते हैं जनरल में, तो वहाँ आपको थोड़ा स्टडी को टाइम कम मिलता है। तो प्रेफरेंस की बात करूं, यदि आप स्टडी के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि मुझे आगे स्टडी करके आगे बढ़ना है, तो आप प्रेफरेंस में वर्कशॉप वाली को ऊपर रखें। यदि सैलरी के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो सैलरी के लिए जनरल सर्विस को आप प्रेफरेंस में ऊपर रखें। बाकी आपको मैंने पूरी डिटेल में बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग, इतने समझदार हैं आप, अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हो कि मुझे सैलरी चाहिए या आगे स्टडी के लिए टाइम चाहिए। बाकी ग्रुप डी की किसी अदर जॉब प्रोफाइल जैसे सीएनडब्ल्यू हो गया, वर्कशॉप हो गया अदर, इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से। मेरे चैनल पर आप विजिट कर देख सकते हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आपको ग्रुप डी वाली मिल जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।